तो प्रिय छात्रों, आज है आपका 22 फरवरी और आज आप लोग जाने वाले हैं हिंदी का एग्जाम देने। बता दें, एग्जाम देने से पहले जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक हर एक विषय में आप लोगों ने गर्दा उड़ाए थे, उसी प्रकार से यदि आपको भी इस वीडियो को देखकर जाना है और फिर से हर विषय की तरह आपको भी इस हिंदी के विषय में बिल्कुल तरह से क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना है, अर्थात सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तरह से बना देना है। तो आइए हम लोग आउट और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन के साथ हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के देखने के बाद आप अंत तक यदि देख लेते हैं तो आपसे मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने की बात ही नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाकर ही आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो याद रखिएगा, ललई सिंह यादव जी ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, यानी कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। हो सकता है तो आपको 5 लड़कियां का नाम भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप सब्जेक्टिव क्लास जरूर करें। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के अंत में जो लगता है वही होता है उसका प्रत्यय। जो अंत में, किसी शब्द के अंत में लगने वाले हम लोग शब्द को कहते हैं प्रत्यय। तो अग्रजा, जा यहाँ पे है तो जा बोलते हैं तो आ आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है, बिल्कुल तरह से सही। 5 नंबर है मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। मदन जो है लट्टू खेलता था और उसी समय कासू जी से लड़ाई भी हुआ था। याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी, इनके द्वारा किनको जो है नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैक्स मिलर जी को प्रदान किया गया था। मैक्स मिलर जी के द्वारा भाषण लिखा गया था जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। 7 है कि हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो उन्होंने 20 के दांत पाठ के लेखक हैं। चलिए, अगला सवाल 8 नंबर है आपका, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसमें 7 है। प्रत्यय मतलब लास्ट वाला, तो 7 यहाँ पे हलंत को बात याद रखिएगा, हलंत का मान आधा होता है। इस शब्द को आपको याद रखना है। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो 9 नंबर का आंसर आप मारिएगा एग्जाम में जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप उस ऑप्शन को एकदम तरह से रंग देना है ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से। 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किस? अलंकृत मतलब होता है हम लोग उसको अलंकार से सजाते रहते हैं, नाखून को बार बार हम लोग अलता से रंगते रहते हैं। तो ये निरूपित करता है, किस चीज को निरूपित करता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, अर्थात अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए और अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हम लोग बार बार नाखून के साथ ऐसा बात करते हैं, बार बार उसको सजाते हैं। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? याद रखिएगा, घृणा का विलोम अर्थात उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा प्रेम होता है। चलिए आगे बढ़ लेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रेम आपका ऑप्शन बी में है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे सेट नंबर आपको अलग भी रह सकता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सेम रहेगा। हवा शब्द का लिंग निर्णय करिए। हवा शब्द कौन सा लिंग है? बहुत ही डाउट वाले और कंफ्यूजन वाले सवाल है। तो हवा शब्द का जो है लिंग निर्णय हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा बहती है, हवा चलती है, हवा बसंती है, हवा सुहानी है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पद है? तो कुल 4 आदमी है, ये रेखांकित कौन सा पद वंद है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ये जो है विशेषण पदवंद है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? एक सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसका आंसर फटाक से मार देंगे, सरल वाक्य है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल आपसे है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्र लोक जो किस लेखक की कृति है, तो ये है गुणाकार मूले जी, जिन्होंने देवनागरी पाठ के लेखक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको क्लास करते करते मन आपको ऊब जाता है तो आप 2 मिनट वीडियो को रोक करके थोड़ा निकल करके बाहर और थोड़ा चारों दिशा आप लोग देख करके आइए, फिर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बिल्कुल तरह से बोर्ड फील जो होते हैं ये खत्म हो जाएगा। तो 16 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए एक शब्द है, उपमेय शब्द है। राइट आंसर डी। 17 है मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा का भी लिपि जो है आपका देवनागरी ही है और हिंदी का भी लिपि देवनागरी ही है। चलिए 18 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, धारा नगरी कौन परमार शासक विदानुरागी थे। धारा नगरी के कौन से परमार शासक विदानुरागी थे। तो 18 का जो आंसर आप लोग मारेंगे, राजा भोज वहां पे हुआ करते थे, वही थे वहां के विदानुरागी। याद रखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम से बिल्कुल तरह से मैच करेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। वहां पे आप लोग को घबराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही क्वेश्चन जो भी दिए हैं आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था एग्जाम में। तो चलिए आगे आपका 19 नंबर सवाल है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो 19 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल जी का। बहुत सारे बच्चे होते हैं 2 4 5 क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद निकल जाते हैं और इसी वजह से उनका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, बाद में बोलते हैं क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो बच्चे आपको मैं बता दूं कि आप अंत तक क्लास को देखिए और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैच किया है। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल हो गई थी और माँ ने फिर बहादुर को जब पीट दिए तो बहादुर घर छोड़ के भाग गया था। चलिए आपका 21 नंबर सवाल है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो किसने सोवियत संघ अर्थात रूस पर जो है आक्रमण किया था। तो 21 का आंसर हो जाएगा हिटलर ने किया था। राइट आंसर बी। 22 नंबर है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या नहीं है जी। तो नियामक नहीं है। राइट आंसर 22 का तो बिल्कुल अपोजिट ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 23 नंबर है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा गरीब के घर में गुणगान का उत्पन्न लेना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जो बिल्कुल तरह से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची मतलब समानार्थिक शब्द अर्थात पर्यायवाची। तो चलिए तो गणेश का पर्यायवाची यहाँ पे लंबोदर हो जाएगा क्योंकि उनका लंब उदर है। चलिए 25 प्रतिदिनम कौन सा समास है। तो हमने संस्कृत में भी आपको बताए थे और हिंदी में भी बता रहे हैं और दोनों को याद रखिएगा, अव्ययीभाव समास है। प्रत्येक दिन पूछे तो भी, प्रतिदिन पूछे तो भी। तो 26 नंबर सवाल आपसे अब हम पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यशा प्लस धरा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27 है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो आपको शुद्ध वाक्य चुनने के लिए आप लोग को यहाँ पर आंसर बी मान लीजिए। शब्द तो केवल संकेत है, बाकी सब तो दुनिया क्या है पता नहीं। चलिए कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कुछ दिन पहले ही हमने क्लास में बताए थे और सुबह में सब्जेक्टिव आपको बता चुके हैं और उस सब्जेक्टिव से बाहर एक भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोग इसका आंसर मोहम्मद सारंगीले मार रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए आपका 29 नंबर सवाल है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो सुमित्रानंद पंत जी का, और इनका जन्म जो है पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था। भारत माता कहाँ वास करते हैं, ये जो है सुमित्रानंद पंत जी ही कहते हैं कि गाँव में वास करते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को यह पंक्ति किस कविता की है। तो याद रखिएगा 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जनतंत्र का जन्म में ये बात कहा गया था, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था, राजतंत्र जनतंत्र का जन्म। तो याद रखिएगा ये सारे हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो जैसे क्वेश्चन आप लोग के नज़र में आ जाए तो आप इसका आंसर मार देंगे कुंवर नारायण। राइट आंसर सी हो जाएगा। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। तो आपका 32 का इसी दुनिया में आपका आंसर मारना है। चलिए आगे सवाल हम लोग बढ़ेंगे और आपका 33 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता
कविता के लिए व्याख्यात कवि कौन है? तो इसके लिए सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। बिल्कुल तरह से सुकुमार कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस बात को, हमारी बात को भी आप लोग याद रखिएगा, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछ दे तो आप मार देंगे कि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। चलिए अगला है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा का भक्ति का प्रचार किया? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गुरु नानक जी ने ऐसा काम किए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु नानक। 35 नंबर सवाल है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? याद रखिएगा, नगर संवेदना पाठ के कवि कौन है? तो आपका 35 का जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए आपका 36 नंबर सवाल है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा, जो किसके द्वारा लिखा गया है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अयज्ञ जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। गुरु नानक के पद हैं, इनकी पद कौन सी थी? तो सिंपल सी बात है, गुरु नानक की पद जो था सो एकदम राम भक्ति, यानी ये राम भगवान की भक्ति करते थे। और इनका पाठ का नाम भी है कि राम नाम बिनु जन्मे जन्मा व्यर्थ है, यानी राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ माना गया है। तो गुरु नानक जी ऐसा मानते हैं। 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है तो किस रूप में किया गया है? तो सवैया के रूप में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे सवाल बिल्कुल करेक्ट है और आपके एग्जाम के लिए वह है तो ही जरूरत है। और चलिए अगला सवाल आपसे 39 नंबर सवाल है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये ब्रज भाषा या फिर अवधी भाषा। याद रखिएगा, जब दोनों ऑप्शन अलग अलग आ जाए तो आपको ब्रज भाषा ही चुनना है, क्योंकि अधिकांश इनका ब्रज भाषा में ही मिलता है। चलिए 40 नंबर सवाल है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते ही, आपका 41 नंबर सवाल है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। 42 नंबर सवाल है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो 42 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 42 नंबर का आंसर आपका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अयज्ञ। फुल फॉर्म में क्या होता है इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने नहीं किया था। क्यों नहीं की थी? उस समय जब उनकी मतलब बेटी जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी वजह से उन्होंने पहली बार नहीं किए थे। चलिए अगला सवाल आपका है, सेकेंड हिंदी था, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11:15 बजे, अर्थात 10:45 में माँ जो है लौट करके, मंगू की माँ लौट करके घर आई थी टमटम से। इधर से गई थी बैलगाड़ी से और उधर से टमटम से लौट करके ये घर आई थी। चलिए 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गाँव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति कौन था? और अगम्पा था, जो ज्वारी टाइप के व्यक्ति थे और मगम्मा से पैसा ठगना चाह रहा था। चलिए 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सात कौड़ी होता ये किसका मतलब किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो 46 का आंसर हो जाएगा, ये उड़िया भाषा के कवि है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, 47 नंबर पूछा जा रहा है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जबकि इनके बेटे का नाम क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे और जान लेंगे। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ के 2 संतानें थे, यानी मंगू के अलावा, यानी मंगू के अलावा जब बोला जाता है माँ को कितनी संतान थे तब 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 2 बेटे थे और एक बड़ी बेटी थी, एक मंगू थी। चलिए किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भवरी ने भेजी थी, भवरी। सीता के बड़े लड़के क्या नाम था? तो यहाँ पे लीजिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है और यहाँ पे आ चुका है। तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो 50 का आंसर याद रखिएगा, कैलाश। सीता के बड़े लड़का का नाम था कैलाश। तो मुझे उम्मीद है कि 50 तक आपको बता दिए हैं और यहाँ से आप जाइएगा तो 50 के 50 आप आसानी से बना सकते हैं। 51 नंबर सवाल है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता
कि कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा लगभग 25 से भी अधिक। चलिए 52 नंबर सवाल है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर जो कहानी है उसका अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा सुजाता जी ने। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे 53 नंबर सवाल की और 53 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप आप लोग को याद रखना होगा अनुजा हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन जो लिखा हुआ है इसमें से शुद्ध एक है, तो एक वो शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, बाकी सभी के सभी गलत है, कुछ न कुछ अशुद्ध है। दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा चाकर। घबराइए नहीं, बिल्कुल सही है, चाकर हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अपेक्षा का विशेषण जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अपेक्षित। राइट आंसर सी हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 57 नंबर सवाल है, वाक्य जाल का संधि विच्छेद कीजिएगा। विद्यालय का पूछा जा सकता है, विदा जोड़ आल्य, विद्यार्थी के विदा जोड़ अर्थी, या वाक्य जाल का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाक प्लस जाल हो जाएगा। यार मारो एग्जाम में जाओ गर्दा उड़ा के आओ। जिस प्रकार से आपने सारे विषय को बनाया है मुझे उम्मीद है कि इसमें यदि आप 90+ ले आते हैं तो किसी का नाना भी आपको 450 से प्लस आपको अंक नहीं रोक सकता है लाने से। तो 58 नंबर सवाल है, पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाई ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कहीं से डाउट की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरब है तो पूरब एक नाम भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, या किसी का पर्सन का नाम भी ये हो सकता है। चलिए अगला आपका 59 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो सर्वनाम की जैसे ही बात आ गया तो यहाँ पर तो यह जो दिख रहा है ये सर्वनाम है, बाकी सभी के सभी आपका यहाँ पे राम जो है एक यह एक संज्ञा है, भाई बहन भी संज्ञा है और अच्छा एक विशेषण हो जाता है, बट यहाँ पर यह वाला जो है वो सर्वनाम है। 60 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है गुणवाचक विशेषण है, तो गुण यानी गुण भी बताना चाहिए, तो 60 का आंसर हो जाएगा अच्छा। अच्छा ये किसी व्यक्ति का गुण बताता है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? यार जाओ एग्जाम में गर्दा और फिक्स से पूछा गया है, नहीं की बात ही नहीं हो सकता है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो 61 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर सी हो जाएगा। बल्ले बल्ले मारिए एग्जाम में, फटाफट मारिएगा और जल्दी से देकर के सब्जेक्टिव में भिड़ जाना है और सारे क्वेश्चन पर रगड़ देना है पकड़ के। सब्जेक्टिव भी आपको दे ही चुके हैं, प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो वो किराने के काम करते थे। भाई मारो नहीं, इसमें से प्रॉब्लम थोड़ी है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानता, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो याद ये तो 20 नाखून क्यों बढ़ते हैं? मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो, तो काटेंगे तो भाई नाखून को काटेंगे। तो राइट आंसर सी मारिए फटाक से। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्यक्तिगत नाम क्या था? उनका जो है पर्सनल नाम क्या था? तो उनका पर्सनल नाम था देव, और राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आपका 65 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? तो लेखक की पत्नी ने लगाया था, और मतलब उनका लगभग घर में मान लीजिए तो वैसे देखा जाए तो उनका बेटा भी लगा ही दिया था और लेखक की पत्नी खुद भी है वो उन पर आरोप लगा दिए थे। और ये सारे के सारे नाटक जो था इनका था रिश्तेदार का, ठीक है, रिश्तेदार सबका। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो अपनी अम्बा को। तो 66 का आंसर हो जाएगा ए। 67 है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तान तानी डांस म्यूजिक जो है ये कोलकाता में है, और अभी भी वहाँ पे अच्छा खासा डांस होता है, दुर्गा पूजा, दुर्गा मेला इत्यादि के शुभ अवसर पर देखा जाता है। 68 नंबर सवाल है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो उनके शरण में जाने का अधिकारी जो है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जो बिल्कुल तरह से एकदम आप अपने आप को निर्मल माने। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक की न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो किस पर करते हैं? तो आपका 69 नंबर सवाल है, और 69 का आंसर हो जाएगा कलिली की कुंजी पर। चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मारा था? तो घनानंद को मारा था। तो राइट आंसर आपका 70 का ऑप्शन आप लोग मार दिए बी, और कहने की बात नहीं है, आप लोग को पहले ही पता है। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? तो बच्चे ग्राम्य से लिया गया है, कहीं से दिक्कत नहीं है, 100% कहते हैं इससे बाहर नहीं पूछा गया है। चलिए ग्राम्य से लिया गया है। आगे किस काव्य धारा के कवि थे अयज्ञ जी? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अयज्ञ जी किस धारा के कवि थे? तो ये जो थे प्रयोगवाद के थे कवि। राइट आंसर बी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है दूर से, सी आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है, कवि रेनर मारिया रिल्के
किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है, तो वो प्रभु का शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। ख का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो जब क की बात आ जाए या कवर्ग क ख ग घ, इसमें कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, तो इन सब का हो जाता है कंठा, अर्थात आप लोग बी ऑप्शन मानिएगा। तो किसी को गाली मत दीजिएगा कि कंठा में घाव हो जाएगा। चलिए आपका सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चे, तो सरोज का तो 76 नंबर सवाल है, तो स प्लस रोज सरोज। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है, क्षमा चिन्ह गणित छत्र। देखने से लगता है सबके सब सही है, लेकिन इसमें से केवल एक सही है और वो आपका गणित सही है, बाकी सभी के सभी गलत है। चलिए आपका 78 नंबर सवाल है, सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है, तो सिंधु शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करिए, नियम, तो नियम कैसी है कैसा है, यार बहुत ही डाउट वाले सवाल है, बट आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाने वाला है वो हो जाएगा ये पुल्लिंग है, नियम नहीं तोड़ना है, नहीं तो जो तोड़ेगा मार खाएगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा जी, तो सभा नेत्री हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आप लोग गा देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मारेंगे जी, गागेगी में हो जाएगा भविष्य काल, जो बिल्कुल तरह से आप लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सी आंसर मारिए भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। चलिए गृह प्रवेश कौन सा समास है, यानी घर में प्रवेश करेंगे, तो ये कौन सा समास है भाई, ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, डाउट में मत रहिए। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सुख का तो आपको दुख होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको दुख का ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सुख का जो होता है यहाँ पे प्रसन्नता होता है, यानी खुश रहना, सुख है तो मतलब खुश रहेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यायवाची पूछा जा रहा है, न कि उल्टा, इस बात को ध्यान रखिएगा। छूत शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पे उल्टा पूछा गया, छूत का अछूत होगा, कहीं से डाउट मत रहिएगा, बोलने में भी छूत अछूत लग रहा है। चलिए 85 नंबर सवाल है, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक क्लास को वॉच कर रहे होंगे और बिल्कुल तरह से एग्जाम में जाएंगे तो आपसे शायद क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। दांती कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती होना, बहुत ही शानदार दोस्ती होना। उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो उग्र का विलोम आप लोग को बार बार बताए थे कि सौम्य हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा सौम्य। चलिए अगला सवाल है 87 नंबर सवाल है, श्याम सुंदर कौन सा समास है, श्याम सुंदर पूछे या फिर राम सुंदर पूछ दे, आपका जवाब बस एक होगा, कर्म धाराया समास है। यार बच्चे को पता होना चाहिए, सारे सवाल हम बता चुके हैं। इनमें से कौन शब्द तत्सम है, भाई तत्सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, कपूर मार दीजिए फटाफट, आंसर सही। चलिए 89 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अंधों में कान्हा राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, कि मूर्खों में भी कुछ पढ़ल लिखल मिल जाएगा, जिसको कहेंगे पढ़ाकू बार बबुआ। सादर का विलोम क्या होगा जी, तो 90 नंबर है, तो सादर का विलोम हो जाएगा आपका जागरण हो जाएगा, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक देख रहे हैं। 10 मुख कौन सा समास है, देखिए 10 मुख, तो यहाँ पे पूछा रहा है 10 मुख कौन सा समास है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। 92 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इस किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो करना उचित है, तो ये अपने से बड़ों का आदर करना, तो सर्वनाम यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो सिंपल सी बात है, आपको सर्वनाम यदि चुनना होगा ऐसे वाले में, तो एकदम निज वाचक, हमारा निजी काम है कि हम अपने से बड़ों को आदर करेंगे, तो निजी वाचक। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिएगा, तो परीक्षा जो है हमेशा याद रखिएगा ये स्त्रीलिंग रूप होता है, परीक्षा खत्म हो गई है, फिर तक परीक्षा होने वाली है। तो चलिए 94 नंबर है, उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चे, तो उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उत जोड़ अय हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि लगभग ये हो जाएगा आपका आंसर, बट इसमें मैं थोड़ा डाउट में हूँ। निवास शब्द में उपसर्ग क्या बच्चे, तो उपसर्ग शुरू में लगता है, अर्थात यहाँ पर 95 का नी हो जाएगा निवास, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। चलिए 96 नंबर सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो सवाल किस चीज का, यहाँ पर मेन फोकस कवि का कहाँ पे है, तो कवि यहाँ पे मेन फोकस करते हैं रोटी पे, तो रोटी तब। चलिए बल्ली अम्मल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो उस मंदिर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और उस मंदिर का नाम है वैदिश्वरन, राइट आंसर बी, वैदिश्वरन मंदिर में वो मन्नत मांगी थी। चलिए और हो भी गई थी, ठीक है। कटक शहर के बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, कटक शहर को बचाने के लिए किसने बांध बनवाया था, तो महाराजा
ययाति किस केसरी ने बनवाए थे? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। 99 और 100 नंबर हम लोग सवाल देख लेंगे, फिर सब्जेक्ट तो आपको दे ही चुके हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कैमरा दिखलाया गया था? अमलराज को कितने नंबर का कैमरा दिखाया गया था? ये सेकेंड हिंदी वाला से है, तो आप लोग को याद रखना होगा कि 48 नंबर कैमरा उनको दिखाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हाँ, उनको क्या नंबर कैमरा दिखाया गया था? रुक जाइए, हाँ, तो उनको 48 नंबर कमरा दिखाया गया था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा नाम था। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक देखने के बाद आपको एक भी सवाल नहीं पूछेगा। इसी प्रकार द्वितीय पाली या फिर आपको यहाँ पे आता है क्वेश्चन, में वो भी दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए, और इसी प्रकार आपको संस्कृत प्लस आपको नन हिंदी का भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।